Welcome dear friends in Lakshya Campus learning platform where winning is a habit. Myself TC सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्या कैंपस दाता रामगढ़ सीकर। अब आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जो आपके नीट 2020 का केमिस्ट्री का पेपर है, उसके जो क्वेश्चन है उसके क्या आंसर होंगे और वही आंसर क्या, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है। पूरे यूट्यूब पर आपको इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 136 से। मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, मीनिंग इनको आपको मैच करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके दे रखा है ए के अंदर, क्या बोला उसने, CO प्लस H2O। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को आप सिन गैस बोल सकते हो, अदरवाइज इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस। मीनिंग यहाँ पर CO प्लस H2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंथेसिस गैस। सेकंड वाले ऑप्शन पर आते हैं अपन, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या बोल रखा है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल आयन है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है BSC। BSC के अंदर बी का मीनिंग क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मीनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, मीनिंग HCO3। एस का मीनिंग क्या हो सकता है आपके, सल्फेट, मीनिंग SO4 2 नेगेटिव। और सी का मीनिंग किसके कारण हो सकती है, वो वाली क्लोराइड के कारण, मीनिंग Cl नेगेटिव। मीनिंग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स है, सल्फेट है एंड क्लोराइड है। क्लियर है। तो अगर आप इन ऑप्शन को देखते हो तो देखो पहले वाले के एक के अंदर तो किससे मैच कर जाएगा, सिंथेसिस गैस से मैच कर जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए अभी मैंने बता दिया, ये लीजिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट। थर्ड देखिए कौन सा है, B2H6, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो B2H6 है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। तो देखो स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। B2H6 के अंदर आपके बनाना बॉन्ड पाया जाता है। दोनों बोरोन है हाइड्रोजन के थ्रू क्या क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि यहाँ पर जो आपके 6 हाइड्रोजन है उनमें से 2 हाइड्रोजन तो कौन से होते हैं आपके, 2 हाइड्रोजन तो हो गए आपके ब्रीजिंग वाले। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये वाले तो कौन से आपके, ब्रीजिंग हाइड्रोजन है। क्लियर है। ये वाले तो कौन से, ब्रीजिंग हाइड्रोजन। और ये जो वाले साइड वाले जो आपके दे रखे हैं हाइड्रोजन, चारों के चारों, जैसे ये वाले 2 हाइड्रोजन तो इस साइड से हो गए और आपके 2 हाइड्रोजन इस साइड वाले आ गए। ये चारों हाइड्रोजन कौन से, टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये वाले कौन से हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका जो डाइमर बन रहा है ना, डाइमर किससे बना होगा, ये B2H6। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2 मोल ऑफ बोरोन ट्राई हाइड्राइड है, ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं B2H6। और ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो बोरोन की अगर आउटर मोस्ट शेल की बात करोगे आप, किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बोरोन ट्राईहाइड्राइड की, B सिंगल बॉन्ड H, इधर भी सिंगल बॉन्ड H और इधर भी क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड H। अब बोरोन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3, और एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। लेस देन 8 है तो ये वाला कैसा हाइड्राइड हो जाएगा आपके, कैसा हाइड्राइड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये वाला ऑप्शन आपकी मैच कर जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड से। नेक्स्ट वाला देखो H2O2। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आपका H2O2 है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, 11th क्लास में बहुत पढ़ के आते हो ये वाला, कि जो आपकी H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड इसकी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर कौन सा केस बनेगा, देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, ऑलवेज वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। क्योंकि जो प्लेन के अंदर कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपका sp वाला होता है एंड sp2। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, प्लेनर ज्योमेट्री रखते हैं। इसके अलावा sp3 कुछ भी आए तो वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो 4 नंबर वाले ऑप्शन में देखो H2O2 कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मेंशन करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहली जब अपन बात करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहला आपसे पूछा, ए टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मीनिंग रीजन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो प्रोवाइड किया है उसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए।
टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, ब्यूटिल का मीनिंग 4, कार्बोकेटाइन मीनिंग कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, टर्सरी मीनिंग जो कार्बोकेटाइन उसकी नेचर कौन सी होगी 3 डिग्री। तो ये देखो मैंने जो सबसे पहले मैं टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता हूं, ये लीजिए मैंने बना दिया टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर दे रखा आपके सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, तो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप से होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो क्या जाएगा पॉजिटिव, और फिर क्या जाएगा आपका CH2 देन CH3। तो ये तो कौन सा हो गया आपके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, क्लियर है, जिसको आप सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बोल सकते हो। और ये वाला कौन सा हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, जिसको आप क्या बोल सकते हो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बोल सकते हो। अब देखो आपको अच्छे से पता है कि जो मिथाइल है ना इसका कौन सा इफेक्ट होता है प्लस आई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एल्किल ग्रुप उनका कौन सा इफेक्ट होता है प्लस आई, लेकिन यहाँ पर प्लस आई वाला रीजन दे नहीं रखा, माइनस आई दे रखा है, माइनस आर दे रखा, मीनिंग प्लस आई वाला लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पर देखो आप एक चीज पढ़ते हो जीओसी में, क्या जीओसी के अंदर आता है एक हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन सा इफेक्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना आप इसी को क्या बोलते हो बेकर-नाथन इफेक्ट, अदरवाइज क्या बोलते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हो। और इस नो बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर आपको किसको काउंट करते हो, आप मेनली किससे डील करते हो हाइपर कॉन्जुगेशन में, अल्फा हाइड्रोजन को। और ये बात याद रखना अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज होता है तो कोई भी आपके एल्कीनो कार्बोकेटाइनो चाहे से कार्बेनाइनो उसकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती है। अब आइए बात कर लेते हैं अपन, अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो देखो टर्सरी ब्यूटिल जो कार्बोकेटाइन मीनिंग जो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो ये कार्बोकेटाइन तो यहाँ पर 3 3 6, ये 3 3 और ये 3, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास 3 डिग्री के पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना आता है 9 है। जबकि सेकेंडरी वाले की बात करें तो देखो ये वाली पोजीशन भी अल्फा है और ये वाली पोजीशन भी क्या अल्फा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल कितना हो गया 5, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर है 5 अल्फा हाइड्रोजन। कहां पर ग्रेटर अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री वाले में कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस मीनिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की 138। व्हाट इज द चार्ज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द चार्ज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग रिएक्शन, मीनिंग कार्बन से डील करना है तो देखो रिएक्टेंट में तो कौन सा कार्बन है CH4 और प्रोडक्ट में कौन सा आपके CCl4, तो दोनों की स्ट्रक्चर को मेंशन करते हैं। तो देखो CH4 की अगर बात करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी टेट्राहेड्रल क्या होती है आपके जियोमेट्री एंड शेप होती है। फिर बात करते हैं अगर अपन CH4 की तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपके sp3 होता है और इसकी भी ज्योमेट्री की बात करता है तो कैसी होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो आपको ऑलवेज ये की बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी फाइंड आउट करते हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो नेगेटिव लगा देना और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या लगा देना पॉजिटिव लगा देना और बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर देना। किसकी फाइंड आउट करनी है इस वाली कार्बन की, तो यहाँ पर देखो अगर आप बात करते हो इस वाले के अंदर तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील करता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो क्या है CCl4 है ये, सॉरी यहाँ पर क्या करना आपको CL है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो अपन जानते हैं पोलिंग जो स्केल होता है उस पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो क्या होती है कार्बन से ग्रेटर देन होती है। इधर किसके कंपैरिजन करेंगे कार्बन हाइड्रोजन, तो अपन को ये पता है कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ग्रेटर देन होती है। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है क्या कि जो भी अगर आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जब भी एक बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे तो कौन सा चार्ज लगाओगे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है कोई भी एलिमेंट है जो कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस वाली कंडीशन में उस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, जितने बॉन्ड तोड़ रही है उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको पुट करना है। तो आइए यहाँ पर अगर बात करता हूं मैं कार्बन की ऑक्सीडेशन का, मेरे को पता करना है CCl, कितने CCl बॉन्ड ब्रेक डाउन करना होगा 4 और मेरे को पता है क्लोरीन की कितनी होती है -1 होती है क्लोरीन की, क्लियर है। तो यहाँ पर कार्बन से डील करना तो कितने बॉन्ड ब्रेक डाउन किए 4, तो मीनिंग यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +4 आ जाएगी, क्लियर है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका कार्बन, मीनिंग अगर यहाँ पर आप कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे तो हाइड्रोजन पर कौन सा आएगा, +1 आएगा एक हाइड्रोजन में, और कार्बन के 4 बॉन्ड एक साथ ब्रेक डाउन किए, मीनिंग कौन सा जाएगा, -4। मीनिंग रिएक्टेंट में कौन था आपके, इधर देखो रिएक्टेंट में कौन था, मीथेन था, तो मीथेन की तो कितनी हो रही है, -4, और आपकी CCl4 की कितनी हो रही है, +4। तो चेंज कहां से हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ से -4 से लेकर +4 तक, मीनिंग यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन क्या मेंशन कर रखा है, सुक्रोज के बारे में पूछ रखा है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी आपका सुक्रोज की जब भी बात कर रहा है, किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब इसके हाइड्रोलाइसिस की जब भी बात कर रहा है, मीनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये 2 यूनिट प्रोवाइड करवाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का फॉर्मूला भी यही होता है C6H12O6, और सेकंड वाले का फॉर्मूला भी यही होता है, मीनिंग C6H12O6। एक वाला तो क्या होता है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला तो ग्लूकोज बोल देता हूं, और सेकंड वाला क्या बोल दिया मैंने, फ्रक्टोज बोल दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। अब आपको इनका ये आइसोमर जानना कि ये अल्फा वाला है बीटा वाला है, तो हमेशा ध्यान रखना सुक्रोज होता है ना, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कौन सा होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और फ्रक्टोज वाला कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है आपके बीटा डी प्लस फ्रक्टोज, ये ध्यान रखना। नहीं अल्फा तो ग्लूकोज लेना और बीटा क्या लेना, फ्रक्टोज लेना, वही क्या होता है, सुक्रोज। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर 3, मीनिंग अल्फा तो डी ग्लूकोज होता है एंड बीटा डी, सॉरी ये ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, ग्लूकोज अपन को क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये देखो पहला ही ऑप्शन है शायद अल्फा डी, ये भी गलत हो गया क्योंकि अल्फा डी फ्रक्टोज दे रखा है, अपन को क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए। और ये देखो फोर्थ वाला अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, मीनिंग ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ये ध्यान रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम +2। तो सबसे पहले तो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट से डील करवा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू n अंडर द रूट n +2, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटोन। और वेयर n इक्वल टू क्या है, n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मीनिंग कितने नंबर में आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आइए सबसे पहले अपन क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। आपको पता है कि ये जो क्रोमियम होता है ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसका ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 एंड 4s1 होता है। अपन को किसके बारे में पूछा, क्रोमियम +2। ये लीजिए क्रोमियम +2, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, एक इलेक्ट्रॉन तो s वाला चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, मीनिंग क्या आ जाएगा, 3d4 आ जाएगा। अब आप ये अच्छे से जानते हो कि जो d जो आपका है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होती है, d के अंदर 5 ऑर्बिटल। ये लीजिए मैंने 5 ऑर्बिटल मेंशन कर दिए। ये डी के अंदर कितने ऑर्बिटल मेंशन कर दिए मैंने, 5। कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 4। तो ये लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4। कितने नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, मीनिंग यहाँ पर जो आपके n की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गए। अब फॉर्मूला रखना आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो ये लीजिए न्यू इक्वल टू अंडर द रूट n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, बोर मैग्नेटोन। इसको सोल्व करोगे जैसे, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, √24 हो जाएगा। और √24 का मीनिंग क्या है मेरे लिए, यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है उसमें 4.90 बोर मैग्नेटोन। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 141। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस से डील करवाता है तो वहां पर सबसे इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो वाला कॉन्सेप्ट किसका होता है, आपके बॉन्ड ऑर्डर का होता है।
अब आपको ध्यान क्या रखना है बॉन्ड ऑर्डर के अंदर, दो ही बातें ध्यान रखनी है। अगर आपके जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसका बॉन्ड ऑर्डर या तो 0 आता है, अदरवाइज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है, तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉट स्टेबल होता है, मीनिंग वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता, मीनिंग नॉन स्टेबल है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। सेकेंड वाली बात करते हैं, अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जैसे मैंने ये मेंशन कर दिया, अगर बॉन्ड ऑर्डर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, अदरवाइज फ्रैक्शन के अंदर आता है। पॉजिटिव आना चाहिए लेकिन किस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। उस वाली कंडीशन के अंदर वो वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, आपके स्टेबल होता है। अब आपको एमओटी अगर आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है तो वहां पर पहला ही एक्सेप्शन होता है, कौन सा, हीलियम वाला। यहाँ पर अगर आप हीलियम की बात करते हो तो यहाँ पर हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आता है, 0, और 0 वाला क्या होता है, नॉन एग्जिस्टेंट। बाकी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3, ये सॉरी ऑक्सीजन का कितना आएगा, 2 आएगा, ये स्टेबल है। लिथियम और जो कार्बन है इनका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मीनिंग ये स्टेबल है। तो एकमात्र ओनली कौन सा मॉलिक्यूल है, हीलियम। यहाँ पर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर जो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगा कौन सा मॉलिक्यूल होगा, हीलियम होगा। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की बात करते हैं 142। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओ लिंकेज, नहीं ओ लिंकेज को कौन सा बोलते हो, प्रोक्साइड लिंकेज बोलते हो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन लिंकेज की बात कर रहा है, ये वाला कौन सा लिंकेज होता है, ये होता है आपके प्रोक्साइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है, प्रोक्साइड लिंकेज होता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोक्साइड लिंकेज है। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, सल्फ्यूरिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर सिंपल सी होती है, एस डबल बॉन्ड, इधर भी क्या जाएगा डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन लिंक है ही नहीं, प्रोक्साइड लिंक है ही नहीं। ये कौन सा बनाया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, मीनिंग नंबर 3 वाला बनाया है। नंबर 2 वाले की बात करते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो देखो एक ऑक्सीजन को कम किया है, क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, एस डबल बॉन्ड, इधर भी क्या जाएगा आपके OH और इधर भी क्या आ गया आपके OH। क्लियर है। यहाँ पर मैंने कौन सी स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर नंबर 2, मीनिंग सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपके प्रोक्साइड लिंकेज नहीं है। अब बात करते हैं अपन प्रोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की, मीनिंग H2S2O8। ये ध्यान रखना है, प्रोक्साइड जो प्रोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है इसको आप एसिड भी बोलते हो। कौन सा एसिड है ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच इज द मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड किसको बोलते हो, H2S2O8। क्या स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर नंबर 4 बना रहा हूं मैं। अब देखो इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, एस डबल बॉन्ड, ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया आपका OH, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन सल्फर, डबल बॉन्ड O, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O एंड OH। ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सी बनाई है मैंने, 4। और जैसे स्ट्रक्चर नंबर 4 को देखा आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर नंबर 4 के अंदर ही कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके प्रोक्साइड बॉन्ड, मीनिंग ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। पायरो की बात करेंगे तो पायरो की देखो इसकी स्ट्रक्चर भी बनाकर बता देता हूँ। ये वाली स्ट्रक्चर 4 है, 1 नंबर वाली स्ट्रक्चर है वो भी मेंशन कर देता हूँ। देखो पायरो की स्ट्रक्चर किससे बनेगी, पायरो की स्ट्रक्चर ये एस डबल बॉन्ड O। क्लियर है। यहाँ पर भी क्या जाएगा आपके डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर प्रोक्साइड लिंकेज नहीं आता, यहाँ पर तो ऑक्सी लिंकेज आता है। तो ये देखिए ऑक्सी लिंकेज आएगा, डबल बॉन्ड O, एस डबल बॉन्ड O, देन OH। तो यहाँ पर लिंकेज कौन सा रहा, ऑक्सी लिंकेज। और अपन से क्या पूछा था, ऑक्सीजन लिंकेज मीनिंग प्रोक्साइड लिंकेज। ये किस में होता है, स्ट्रक्चर नंबर 4 मीनिंग मार्शल एसिड में होता है, प्रोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में। और ये वाली स्ट्रक्चर किसकी बनाई मैंने, पायरो में कौन सा होता है आपके ऑक्सी लिंकेज होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं 143। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पर आप जो 4 ऑप्शन दे रहे हो इसमें आपको 4 टाइप के लिगेंड प्रोवाइड कर रखे। कौन कौन से लिगेंड है, एक लिगेंड तो दे रखा है आपके साइनाइड, एक दे रखा है आपके ऑक्सोलेटो,
C2O4 नेगेटिव, इसको ऑक्सोलेटो बोल सकते हो आप। क्लियर है। एक लिगेंड दे रखा है आपके फ्लोराइड वाला F नेगेटिव और एक लिगेंड प्रोवाइड है थायोसाइनाइड वाला। अब आपको इनको अगर फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर अरेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइनाइड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो Cn नेगेटिव तो क्या जाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग। इसके बाद में नंबर किसका आता है ऑक्सोलेटो, मीनिंग OX-2। C2O4 नेगेटिव को क्या बोल रहा हूं मैं OX-2, इसको ऑक्सोलेटो। इसके बाद में देखो यहां पर कंफ्यूज हुई है मैक्सिमम स्टूडेंट फ्लोराइड और थायोसाइनाइड में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लोराइड है ना ये थायोसाइनाइड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर फ्लोराइड देन कौन आ जाएगा थायोसाइनाइड। और ये ध्यान रखना थायोसाइनाइड के कंपैरिजन में जो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन है ये क्या होते हैं वीकर लिगेंड है, तो मीनिंग यहाँ पर आयोडाइड लिगेंड आ सकता है, ब्रोमाइड लिगेंड आ सकता है, लेकिन फ्लोराइड वाला तो थायोसाइनाइड से क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ये वाला ऑर्डर देख लीजिए कौन से ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा है, तो ये देखिए साइनाइड, ऑक्सोलेटो, फ्लोराइड देन थायोसाइनाइड, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 144। द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आप बात कीजिए मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड की। तो कैल्शियम क्लोराइड है, इसके आयोनाइजेशन की बात करता हूं तो मैं किस फॉर्म में आयोनाइज होगा ये इस टाइप से होगा कैल्शियम +2 प्लस क्या देगा 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो N जो होता है N फैक्टर है वो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन की, मीनिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएंगे आपकी यूज आएंगे, तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, कैसे आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, एक स्मॉल फॉर्मूला बताता हूं मैं छोटा सा ट्रिक की बेस पर। N इक्वल टू F, एन का मीनिंग यहाँ पर मेरे का है मोल है, तो मोल से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसको, तो यहाँ पर क्या है मोल है। ये देखो फॉर्मूला वापस बना देता हूं मैं, जो मोल आपको जब भी फाइंड आउट करना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मोल इक्वल टू फेराडे अपॉन एन फैक्टर, फेराडे अपॉन एन फैक्टर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या पूछा है द नंबर ऑफ फेराडे, फेराडे पूछा, तो अगर फेराडे को इस साइड लेता हूं, अगर मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा फेराडे इक्वल टू, पहले तो मोल निकाल लीजिए और मोल को मल्टीप्लाई कर देना एन फैक्टर। जो अपन ने देख लिया कैल्शियम फ्लोराइड के केस में कितना है एन फैक्टर 2 है, और मोल किसके निकालने कैल्शियम पूछ रहा है, तो देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये ध्यान रखना है। मोलस का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन मोलर मास या फिर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो आइए यहाँ पर अपन बात करते हैं कैल्शियम की। देखो मास कितना गिवन है कैल्शियम का, ये देखो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मीनिंग मास तो रख दिया मैंने 20 ग्राम। मोलर मास की बात करते हैं, मीनिंग इसका एटॉमिक मास कितना है, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना गिवन है 40 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर कितना आ गया 40 आ गया। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। ये क्या आ गई मोल आ गए किसके कैल्शियम के। फाइंड आउट क्या करना है फेराडे, तो रख दीजिए फेराडे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी देखो मोल कितना या 1/2 आ गई कैल्शियम के। एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन है वो एक्सचेंज हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर की जगह रख दिया 2। जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना फेराडे आ जाएगा 1 फेराडे इज आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 145। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन बिटवीन द एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। प्रोडक्ट पूछा है तो ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड से क्वेश्चन था। तो देखो सबसे पहले किसकी बात की है इसने एसीटोन की, तो देखो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन का मीनिंग क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो क्या हो गया एसीटोन। और इस एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल का मीनिंग ये मिथाइल, मैग्नीशियम का मीनिंग Mg और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या आ गया Cl आ गया। अब आपको ये पता चल गया कि ये कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपके R ग्रुप होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव होता है और मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। कार्बोनिल की अगर आप बात करते हो तो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो ऑलवेज कौन सा है पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा होता है पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम।
अब रिएक्शन में क्या होगा आपको पता है, ऑर्गेनिक की जो भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव से एंटर वो नेगेटिव पर अटैक करता है। ये वाला जो मिथाइल वाला है वो अटैक कहां पर करेगा, इस वाले कार्बोनिल वाले कार्बन पर, और ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, इस पर कौन सा आ गया, ऊपर नेगेटिव आ गया। इधर क्या अटैच था, CH3, और इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक किसने किया है, मिथाइल ग्रुप ने, मीनिंग CH3 ने क्या कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया। क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके मैग्नीशियम पर पॉजिटिव आ जाएगा, Mg पर पॉजिटिव, देन Cl। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला है इसका क्या करवाना है आपको, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, H प्लस और OH नेगेटिव से रिएक्शन करवानी है। अब आपको ऑलवेज ये माइंड में सेट करके रखना है कि जब भी आपको जो एडक्ट बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होने के बाद में उसमें हाइड्रोलाइसिस करवाती है, तो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीजन एंड मेटल वाला। ऑलवेज ये माइंड में रखना, ऑक्सीजन और मेटल वाला बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव है, तो वाटर मॉलिक्यूल में होता है क्या, H प्लस और OH नेगेटिव, मीनिंग ऑक्सीजन की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला, मीनिंग इस साइड तो कौन आ जाएगा H, और इस साइड कौन आ जाएगा आपके OH। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनकर आएगा उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी, देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, CH3 देन कार्बन देन CH3, इधर भी क्या जाएगा आपके CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट होने पर क्या जाएगा OH। और आपको पता है इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप के रूप में आता है वो क्या बन गया, एल्कोहल। कितने कार्बन का एल्कोहल है, 1 2 3 4, मीनिंग ब्यूटिल एल्कोहल है। और इस वाले कार्बन की नेचर देखते हो जिससे एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, मीनिंग यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बन गया, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। अब देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाले से, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक डिटर्जेंट। स्ट्रक्चर बता देता हूं इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, तो देखो सेटिल ट्राई मिथाइल की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, CH3 CH2 का 15, क्लियर है, CH2 15, फिर क्या बोल रहा है, टर्सरी सेटिल ट्राई मिथाइल, मीनिंग यहाँ पर नाइट्रोजन है उससे कितने ग्रुप अटैच कर दूंगा, मिथाइल 3 मिथाइल है वो अटैच कर दिए मैंने, ये लीजिए 3 मिथाइल। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होगी, 4, और जब भी नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाती है कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन दे रखा है, ब्रोमाइड, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, Br नेगेटिव। तो यही ध्यान रखना है, इसी को क्या बोलते हैं, सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये ध्यान रखना, ये किसका एग्जाम्पल है, आपके कैटायनिक डिटर्जेंट का, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपके 147, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मीनिंग आपको जो गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं इसमें, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट CrO4 नेगेटिव एंड Cr2O7 नेगेटिव डाइक्रोमेट आर नोट द सेम, मीनिंग दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। चेक करते हैं, तो आइए सबसे पहले क्रोमेट की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो क्रोमेट की स्ट्रक्चर क्या होती है, Cr डबल बॉन्ड O, ये लीजिए O पर नेगेटिव, और इस साइड वाले O पर भी नेगेटिव आ गया, ये तो हो गया क्रोमेट। डाइक्रोमेट की देखो यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर आपको देखना है जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसके ऑल बॉन्ड का क्या कर देना, ब्रेकडाउन। तो क्रोमियम की करनी है तो मैंने सभी बॉन्ड का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन। सभी बॉन्ड में कौन अटैच है, ऑक्सीजन। तो देखो कितने बॉन्ड ब्रेकडाउन किए, 1 2 3 4 5 6, मीनिंग क्रोमियम पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +6 आएगा। क्यों, क्योंकि क्रोमियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया, 6, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6। अब बात करेंगे अपन किसकी, डाइक्रोमेट, मीनिंग Cr2O7 की। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, तो देखो डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर ये होती है, क्रोमियम C डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, ये लीजिए आपकी ऑक्सीजन, देन क्रोमियम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर भी क्या आ जाएगा आपके O नेगेटिव। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए, क्रोमियम की कितनी आएगी डाइक्रोमेट में। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम के ऑल बॉन्ड ब्रेक डाउन करना, तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया है मैंने, 6 बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया है। और आपको अच्छे से पता है क्रोमियम सभी तरफ किससे कनेक्ट है, ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, 1 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ पर भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +6। नहीं दोनों के अंदर क्या होती है, सेम। तो ये पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। ये क्या बोल रहा है, आर नोट द सेम, जबकि दोनों में क्या है, सेम है। और अपन को स्टेटमेंट कौन सा चूज करना था, इनकरेक्ट। नहीं पहला स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी के जो रिमेनिंग स्टेटमेंट अगर फोर्थ वाला देखिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड बोरोन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें से लिया गया, आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये भी। इसके बाद में देखो, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो भी डी ब्लॉक होती है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसी के कारण किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का। तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट और देख लीजिए, क्रोमियम +2 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D4 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन +2। ये भी सही है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, आने वाले जो सामने वाले का तो रिडक्शन करेगा, लेकिन खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा मीनिंग, तो क्रोमियम +2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, D3, जबकि क्रोमियम +2 के अंदर कितना था, आपके D4 था। अगर D3 की बात करते हो तो अगर आप यहाँ पर देखोगे T2G के अंदर आएंगे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये T2G और Eg के अंदर कितना आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो ये T2G के अंदर आ रहा है, लोअर एनर्जी में आ रहा है, और आपके अनपेयर्ड है तो स्टेबल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अब आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके वुड्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये वाली जो वुड्स रिएक्शन है ये ऑलवेज एप्लीकेबल होती है कौन से प्रोडक्ट के लिए, इवन नंबर वाले कार्बन के प्रोडक्ट में, इवन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट के लिए वैलिड होती है। और यहाँ पर जो मैं कार्बन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा बनता है, आपके एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जो भी वुड्स रिएक्शन है उसके अंदर फॉर्मेशन किसका करवाना होता है, आपको एल्केन का फॉर्मेशन करना है। और एल्केन के अंदर कौन से कार्बन आते हैं, आपके इवन नंबर में आते हैं। मीनिंग यहाँ पर आपकी ये वाला जो वुड्स जो रिएक्शन है, ये यहाँ पर अगर आपके प्रोडक्ट में ओड नंबर में अगर कार्बन आते हैं तो उसके लिए सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मोर देन वन टाइप की क्या बनती है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ रेडिकल, मोर देन वन टाइप ऑफ रेडिकल, वन टाइप ऑफ रेडिकल। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि वुड्स रिएक्शन में अगर एक ही टाइप के रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तभी प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। अगर मान लीजिए मोर देन वन टाइप ऑफ रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर ओड कार्बन वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एल्केन का, जो आपके सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एक जो प्रोडक्ट है उसकी आपको गुड यील्ड नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सा फंडा क्या लगाना था, कार्बन का नंबर आपको चेक करना था। क्या था, देखो यहाँ पर ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4 है। मीनिंग ये क्या हो सकता है, बनेगा बिल्कुल एन हेक्सेन। मीनिंग यहाँ पर कार्बन का नंबर वापिस से कितना है, 6। कैसा है, आपके इवन है, तो इसका फॉर्मेशन भी होगा वुड्स रिएक्शन से। फिर देखो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, कितना कार्बन है, ब्यूटेन 4 कार्बन है, 2 तो ग्रुप लगे हुए हैं आपके, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर भी इवन नंबर में तो ये भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एन हेप्टेन, हेप्टेन का मीनिंग कार्बन का नंबर 7, और 7 क्या होता है आपके ओड। तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी।
वे बी वेन पास्ड थ्रू कॉपर प्लस 2 एक्वस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया की देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, यूरिया की स्ट्रक्चर की होती है आपकी NH2 C डबल बॉन्ड O देन NH2। ये तो क्या हो गया आपका यूरिया हो गया। अब यूरिया की रिएक्शन क्या बोल रहा है, वाटर के साथ, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए यूरिया की रिएक्शन किसके साथ है, वाटर मीनिंग H2O के साथ। अब यहाँ पर देखो जब भी यूरिया है वो H2O के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला, फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, और मीनिंग ये यहाँ पर पहले ए का फॉर्मेशन होगा और वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके बी में। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपके यूरिया और वाटर की मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है और उसके बाद में अगर इसका अपन डीकम्पोजिशन कर दे, इसका क्या कर दे, डीकम्पोजिशन कर दे, तो यहाँ पर देखो क्या बनता है आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनता है और साथ के अंदर क्या बनता है, CO2 गैस है रिलीज हो जाती है। क्लियर है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, बी वेन पास्ड थ्रू कॉपर प्लस 2, मीनिंग यहाँ पर बी आपके लिए क्या है, अमोनिया है। अब ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले के अंदर, कॉपर प्लस 2 है, एक्वस आयन की फॉर्म में कॉपर प्लस 2, कैसा आपके एक्वस फॉर्म में। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, बी के साथ, और बी कौन सा आपके अमोनिया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने अमोनिया, यह भी कौन से वाले में आएगा, एक्वस फॉर्म में आएगा। क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये वाला अमोनिया क्या होता है आपके लिगेंड होता है कैसा, न्यूट्रल, और कॉपर जब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है कितने अमोनियन से रिएक्ट करता है, 4 अमोनिया से रिएक्ट करता है। क्यों, क्योंकि कॉपर +2 का जनरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 4 होता है। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 का 4, और यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया दो तो कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये वाला ऑप्शन कहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 150 द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ द बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, मीनिंग जो आपके क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सबसे पहला तो आपको वैल्यू प्रोवाइड की है Kf, और Kf की वैल्यू कितनी है 5.12, यूनिट नहीं मेंशन कर रहा मैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलिलिटी, मोलिलिटी की कंसंट्रेशन कितनी बोल रहा है 0.078, नहीं यहाँ पर अगर मोलिलिटी की बात कर रहा है तो जो ये मोलिलिटी है कंसंट्रेशन कितनी है 0.078, ये होगी इसकी कंसंट्रेशन। कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट इन बेंजीन इज राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो यहाँ पर आपको सीधा सा सॉल्यूशन वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डेल TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई विद मोलिलिटी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल TF की फाइंड आउट करना है। KF की वैल्यू गिवन है कितनी है आपके 5.12, मोलिलिटी कितनी मेंशन कर रखी है ने 0.078, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। जब भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो डेल्टा TF की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने की समथिंग आएगा 0.40 केल्विन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं 151 द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेशियम रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको देखो जब भी कोई भी एलिमेंट है मैं उसको कंसीडर कर लेता हूँ x। क्लियर है। यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन होती है वो उसका होता है एटॉमिक नंबर जिसको रिप्रेजेंट करती है Z से, और इस एलिमेंट के ऊपर जो भी लिखा होता है वो होता है उसका एटॉमिक मास, मीनिंग उसको रिप्रेजेंट करती है अपन A से। क्लियर है। अब ये बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास जो एलिमेंट आपको गिवन है और वो एलिमेंट कौन सा आपके न्यूट्रल एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट बात है, अगर एलिमेंट कौन सा आपके पास न्यूट्रल एलिमेंट है तो उस वाले न्यूट्रल एलिमेंट में जो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही क्या होता है प्रोटॉन होता है, और उतना ही नंबर किसका होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। ये वाली बात ध्यान रखनी। लेकिन ये वैलिड किसके लिए, केवल न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। जेड का मीनिंग क्या होता है एटॉमिक नंबर।
प्रोटॉन का नंबर भी जेड के इक्वल होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी किसके होगा, इक्वल होगा आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। कब की बात है, जब एलिमेंट कैसा हो, न्यूट्रल एलिमेंट हो। क्लियर है। सेकंड वाला एक फॉर्मूला बनता है न्यूट्रॉन का, तो एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। न्यूट्रॉन का मीनिंग क्या है, एटॉमिक मास मीनिंग ए माइनस एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड, ये किसका फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन का। अब क्या क्या पूछा है, प्रोटॉन, तो देखो प्रोटॉन पूछा है पहले, मैंने क्या बोला, ल्यूटेशियम, देखो कोई चार्ज नहीं है इस वाले एलिमेंट पर, न्यूट्रल है। तो एटॉमिक नंबर पूछिए, प्रोटॉन पूछिए, इलेक्ट्रॉन पूछिए, सभी क्या होने वाले, जितना एटॉमिक नंबर कितना है 71 है। तो यहाँ पर देखो पहले प्रोटॉन तो कितना आएगा 71 आ जाएगा। ठीक है। फिर पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए बात करता तो देखो ये वाला फॉर्मूला रहा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या फॉर्मूला पुट करना है, तो देखो इसका एटॉमिक मास कितना है 175। ये वाला क्या है, इसका एटॉमिक मास ए की वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर n इक्वल टू एटॉमिक मास तो कितना हो गया 175 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 71, गिवन है 71। जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 104, ये किसका नंबर आ जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर है। तो देखो क्या क्या पूछा पहले, प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर कितना आएगा 71, तो ये वाला 71, ये दोनों ऑप्शन ठीक चल रहे हैं अभी। फिर किसका देखना है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आया 104, तो देखो यहाँ पर 104, यहाँ पर 71, ये रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। फिर पूछा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मीनिंग यहाँ पर क्या गया 71, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की। ये देखो 152, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ए रिएक्शन। तो देखो बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। अब देखो रिएक्शन को कैसे आपको कंप्लीट करना था, इस वाली रिएक्शन में आपको प्रोवाइड किया है कि जो टोल्यूइन है, जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आता है आप इसको क्या बोलते हो, टोल्यूइन बोलते हो। इस टोल्यूइन की रिएक्शन थी किसके साथ, हेलोजन के साथ, मीनिंग क्लोरीन के साथ, और कंडीशन मेंशन कर दी थी आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर है। अगर यहाँ पर कोई कैटालिस्ट होता, आयरन होता, आयरन ट्राइक्लोराइड होता, तो उस वाली कंडीशन में ये कौन सी रिएक्शन होती, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन अटैच होता, क्लोरीन, और पैरा वाला क्या होता, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या है, पहली इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है, मीनिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, इसका मीनिंग क्लोरीन ना ही तो ऑर्थो पर अटैच होगा ना ही पैरा पर होगा। फिर आपने पढ़ रखा है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, जब भी एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट होता है तो वहां पर कौन सी होती है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और आपको अच्छे से पता है कि जो रेडिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो वहां पर बेंजाइलिक पोजीशन और एलाइलिक पोजीशन है वो सिलेक्टिवली क्या होती है, हैलोजिनेट होती है। नहीं, यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन का क्या करवाना, आपको हैलोजिनेशन करवाना है। तो ये आपके बेंजीन और बेंजाइलिक पोजीशन का मीनिंग क्या हो गया मेरा, कार्बन, इधर क्या आ जाएगा Cl, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। तो ये मैंने बेंजाइलिक पोजीशन को हेलोजिनेट करवा दिया। लेकिन अब आगे देखो ये वाला जो आपके प्रोडक्ट, ये इसको एक्स बोल रखा है, तो ये एक्स का डिसाइडिंग जो फैक्टर है ना वो कौन होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। और फाइनल प्रोडक्ट के लिए क्या बोल रहा है कि इसकी H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, और टेम्परेचर प्रोवाइड है 373 केल्विन। तो आपको ये ध्यान रखना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ये फॉर्मेशन कर रहा है आपके, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बेंजीएल्डिहाइड का। क्या स्ट्रक्चर होती है बेंजीएल्डिहाइड की, तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O और इधर क्या जाएगा H, इसको क्या बोलते हैं बेंजीएल्डिहाइड। अब आपको इस X का जो डिटर्मिनेशन है ना इस फाइनल प्रोडक्ट के बेस पर करना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O आ रहा है, और डबल बॉन्ड O कब जनरेट होगा, जब यहाँ पर कितने क्लोरीन अटैच होंगे, 2 क्लोरीन अटैच होंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि तभी अगर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कर जाता है, रिमूव कर जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है वो, यहाँ पर X ये वाला राइट नहीं है, यहाँ पर X क्या बनेगा, तो देखो इधर साइड में लिख रहा हूं मैं X की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो यहाँ पर X ये वाला फॉर्मेशन होगा। मीनिंग बेंजीन यहाँ पर जो आपके बेंजाइलिक पोजीशन है कितनी बार हेलोजिनेटेड होगी, 2 टाइम हेलोजिनेटेड होगी। क्लियर है। तो ये वाला है बनेगा आपके X। अब देखो अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर देखो ये वाला कैसे बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करके, मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा HOH। कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये OH से ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, कौन रिमूव हो गया, क्लोरीन। सेकंड वाला OH है, इसने भी कहाँ पर अटैक किया, इस वाले कार्बन पर, कौन रिमूव हो गया, Cl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ही कार्बन पर क्या आ जाएंगे 2 OH। देखो इंटरमीडिएट में मैं बता देता हूँ,
किस टाइप का इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर शो होगा। तो ये देखो इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन, इधर भी OH और इधर भी क्या जाएगा OH, और ए क्या कनेक्ट है आपके हाइड्रोजन। अब एक ही कार्बन पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए, 2 अनस्टेबल है, तो यहाँ से तो OH और यहाँ से H क्या चला गया H2, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यही मैंने किया, H सिंगल बॉन्ड कार्बन देन डबल बॉन्ड हो। ये बेंजीएल्डिहाइड का अगर फॉर्मेशन करवाना है तो X शुड बी क्या होना चाहिए, जो बेंजाइलिक पोजीशन है एलोजिनेट तो होगी, लेकिन कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, 2 हाइड्रोजन को, बस यही इंपॉर्टेंट था। कौन सा इंटरमीडिएट हो जाएगा, ये देखिए CHCl2, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 153 की। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट देखिए, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वेराइटी ऑफ शेप्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मीनिंग जो पिग आयरन जो कच्चा लोहा होता है आप उसको किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हो, वेराइटी ऑफ शेप में क्या कर सकते हो, उसको इजीली मोल्ड कर सकते हो। सेकंड देखो, रोट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन ना, क्योंकि जो रोट आयरन होता है वो तो कैसा होता है, प्योर कार्बन होता है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 4% इम्प्योरिटी बता रहा है, मीनिंग ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन CO2 का नहीं होता है, ब्लिस्टर वाले में इवोल्यूशन किसका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का होता है, मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला देखो, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकिल बाय वैन अर्केल मेथड। निकिल के लिए ये बात तो सही है कि वेपर फेज रिफाइनिंग होती है, लेकिन निकिल के लिए जो प्रोसेस होता है वो वैन अर्केल मेथड नहीं होता। निकिल के लिए जो आपके प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, आपके मॉन्ड प्रोसेस होता है। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा कौन सा हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 154। Which of the following set of the molecule will have zero dipole moment? तो सबसे पहले बात करते बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो देखो जब भी आपको डाइपोल मूवमेंट से डील करवाता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस। ये किसका फॉर्मूला होता है, आपके डाइपोल मूवमेंट का। और डाइपोल मूवमेंट अगर आपके जीरो की बात करें तो जीरो कब होगा, आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट उसी कंडीशन में जीरो होगा कब, जब मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, उसी कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। और साथ में जितने भी सराउंडिंग एटम हो वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। सराउंडिंग एटम है वो कैसे होने चाहिए, आपके आइडेंटिकल। सराउंडिंग एटम है वो कैसे होने चाहिए, आपके आइडेंटिकल। ये ध्यान रखना है आपको। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, उसकी स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ये स्ट्रक्चर, बोरोन, इधर भी फ्लोरीन, इस साइड भी फ्लोरीन और इस साइड भी फ्लोरीन, मीनिंग यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आपको अच्छी से पता है sp2 वाला कैसा होता है, प्लेनर, मीनिंग इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सिमेट्रिकल है, लोन पेयर एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करो, कौन सा, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो देखो ये स्ट्रक्चर होती है बेरिलियम डाइफ्लोराइड की, ये तो बेरिलियम, ये डाइफ्लोराइड, ये भी कौन सा आ गया, लीनियर। देखो सराउंडेड एटम क्या है, सेम है, लोन पेयर क्या है, एब्सेंट है, और क्लियर है, तो यहाँ पर ये इसका भी डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कौन सा गिवन है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, मीनिंग लोन पेयर कितना आ गया, वापस से जीरो। सराउंडिंग एटम क्या आ गया, आइडेंटिकल, तो यहाँ पर ये इसका भी जो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लास्ट वाला कौन सा मेंशन करेगा, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन की, सबसे पहले तो आप बेंजीन को ड्रॉ कर लो। तो ये मैंने बना दी बेंजीन। 1 नंबर और 4 नंबर पर कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन, और इधर भी क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। अब देखो डाइपोल मूवमेंट है ना, इसकी डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना। और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन कहां से किस ओर से किस ओर होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन कार्बन क्लोरीन के कारण जो डाइपोल मूवमेंट आएगा उसकी डायरेक्शन कार्बन टू क्लोरीन होगी। और डाइपोल मूवमेंट को एरो के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो की टेल पर कौन सा साइन बना देते हैं, पॉजिटिव वाला साइन बना देते हैं।
सेम अगर इस वाले की डायरेक्शन की बात करूं तो किस ओर होगी, डाउन साइड। देखो जितनी डाउन साइड है उतनी क्या है, अप साइड है। और आपको अच्छे से पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जितना डाइपोल मोमेंट सीसीएल बॉन्ड का अप साइड है उतना ही किस साइड होगा, डाउन साइड। तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या जाएगा, जीरो, मीनिंग ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे के ऑप्शन को आपको चेक ही नहीं करना था, पहला ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट है, जिसमें सभी मॉलिक्यूल का क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। अगर आगे के ऑप्शन की बात करूं तो अमोनिया का नॉन जीरो हो जाएगा, इसमें वाटर का वी शेप आ गया, लोन पेयर आती है, इसका भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड वाले के अंदर बात करूं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जीरो रहेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का नॉन जीरो हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का तो जीरो रहेगा, लेकिन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 के अंदर देखो क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी और रिजल्टेंट इस वाली डायरेक्शन में आएगा, मीनिंग वहां पर नॉन जीरो नहीं होगा। फोर्थ वाले में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में यहाँ पर भी क्या आ गया, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो जब भी लोन पेयर आ जाता है तो वहां पर ये ध्यान रखना आपको डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का भी जीरो नहीं होगा। बेरिलियम जो डाइफ्लोराइड है इसका जीरो हो जाएगा, वाटर का नॉन जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए, और साथ में 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का भी क्या होगा, नॉन जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, जिसमें सभी मॉलिक्यूल जो आपको गिवन है उनका डाइपोल मोमेंट कितना आया, जीरो आया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं 155। देखो ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपके जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट था और वही उसने स्टेटमेंट पूछ लिया। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायरेक्ट याद रखना था, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है वहां से बस डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है उसको पिक किया गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 156। अब देखो ये पीरियोडिक टेबल का है, इसके अंदर देखते हैं अपन अनिल अनियम, इसको मेंडेलियम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये वाला। फिर देखो अन्य नील ट्राइयम, इसका मीनिंग क्या है, अन का मीनिंग क्या हो गया 1, नील का मीनिंग क्या हो गया 0, और ट्राइयम का मीनिंग क्या हो गया 3, यानी 103 जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसको क्या बोलती है, लोरेंसियम। ये भी बिल्कुल राइट है। फिर देखो नेक्स्ट वाला अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम का मीनिंग क्या हो गया, अन का मीनिंग 1, नील का मीनिंग हो गया 0, और एक्जियम का मीनिंग क्या हो गया 6, जिसका एटॉमिक नंबर 106 होता है उसको क्या बोलते हैं, सीबोर्गियम कहते हैं, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट वाला देखो कौन सा है, अन्नियम, मीनिंग अन का मीनिंग 1, वापिस से अन आ रहा है 1, और अन्नियम मीनिंग क्या आ जाएगा आपके, अन्नियम। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 111, मीनिंग जिसका भी एटॉमिक नंबर 111 होता है उसको अपन जो आपके ड्रमस्टेडियम नहीं बोल के उसको क्या बोलते हैं अपन, रोंटेजीनियम बोलते हैं। क्लियर है। तो ये वाला गलत है, ये इसका सही क्या होता है, रोंटेजीनियम होता है। क्लियर है। तो ये वाला रॉन्ग है, मीनिंग कौन सा रॉन्ग हो गया मैचिंग के अंदर, डी और 4 वाला। तो ऑप्शन यही पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये देखो पहला हो जाएगा डी, जो 4 वाला है, डी वो 4 के साथ सुटेबल मैच नहीं कर रहा है, बाकी सभी राइट है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 157। Find out the solubility of nickel dihydroxide in 0.1 molarity of sodium hydroxide given that the ionic product of nickel dihydroxide is 2 into 10 की पावर -15। तो देखो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करनी है तो देखो इसका लॉजिक क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है किस टाइप से आयोनाइज होता है, वो आयोनाइज होता है आपके Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, तो सीधी सी बात है 100% आयोनाइजेशन होगा तो इसका भी 0.1 और इसका भी कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अपन को फाइंड आउट किसकी करनी है, निकल की। तो निकल का कौन सा कंपाउंड दे रखा है, निकल का दे रखा है निकल डाई हाइड्रोक्साइड NiOH ट्वाइस। तो ये अगर इसके आयोनाइजेशन की बात करो तो इसका आयोनाइजेशन किस टाइप से होगा, निकल +2 प्लस क्या आ जाएगा 2OH नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसके जो प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 into 10 की पावर -15 दे रखा है, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 दे रखी है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके 2s हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ तो s है तो ये क्या हो जाएगा आपके 2s हो जाएगा, और इसके आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, मीनिंग जो KSP होता है आयोनिक प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू इसने दे दी कितनी, KSP की वैल्यू या आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मेंशन की है 2 into 10 की पावर -15। क्लियर है। ये आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पर अब क्या सीन क्रिएट होगा, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2s, और आपको अच्छे से पता है कि जब भी आप KSP
फाइंड आउट करते हो उस वाले केस में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या बना देते हो, पावर बना देते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस का स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व कर लो इसको, 2 इंटू 10 की पावर -15 डिवाइड बाई एस कितना था 0.1, 0.1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जैसे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -13। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 2 इंटू 10 की पावर -13 मोलरिटी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 158 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो देखो नेचुरल जो पॉलीमर होता है ना उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, आपका रबर होता है। ये ध्यान रखना, रबर इज द एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। और रबर की जो मोनोमर यूनिट की बात करते हो वो कौन सी होती है, आपकी पॉली आइसोप्रीन। कौन सी यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट पॉली आइसोप्रीन होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखो डायरेक्ट क्या पूछा है आपको, कौन सा है जो नेचुरल रबर है, तो नेचुरल रबर कौन सा, पॉली आइसोप्रीन होता है। अब देखो पॉली आइसोप्रीन है, इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है पॉली आइसोप्रीन की। ये हो गया आपके पॉली आइसोप्रीन। अब जब भी इसका देखो रेडिकल के थ्रू क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी। और जो पॉलीमराइजेशन है 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पर, तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3 और ये क्या आ गया 4। नहीं 1 2 और 3 के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला मिथाइल ग्रुप है। अब देखो इसको सिस क्यों बोला है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों मिथाइल है, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, दोनों की अगर आप बात करते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो क्या है, सिस है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, सिस बोल दिया। 1 4 क्यों बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पर होगा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिस 1 4 पॉलीआइसोप्रीन, 1 4 पॉलीआइसोप्रीन भी बोल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो आपके करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ये रहा सेकंड नंबर वाला, सिस हो गया। और साथ में 1 4 पॉलीआइसोप्रीन क्यों बोला है, मैंने इसका आपको लॉजिक समझा दिया। सिस तो क्यों बोला है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों मिथाइल कौन सी कंडीशन में है, आपके स्टीरियो की बात करूँ तो सिस है, सेम साइड है, मीनिंग सिस हो गया। फिर 1 4 क्यों बोला, क्योंकि जो आपके पॉलीमराइजेशन होगा वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से प्रोसीड होगा, तो क्या बोल सकता हूँ, सिस 1 4 पॉलीआइसोप्रीन बोल दिया। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते 159। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिएक्शन बिटवीन द बेंजीएल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज गिवन एज। अब देखो इसको अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इज नोन एज। तो देखो बेंजीएल्डिहाइड का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर बना लीजिए। बेंजीएल्डिहाइड का मीनिंग ये, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच होगा, CHO, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O देन H। ये तो क्या बना दिया मैंने बेंजीएल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन है, एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एसिटोफिनोन का मीनिंग क्या है, जो बेंजीन आपकी रिंग है, इस बेंजीन रिंग से अटैच होता है आपका C डबल बॉन्ड O और इधर आता है आपके CH3। इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। ये तो बेंजीएल्डिहाइड हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, एसिटोफिनोन। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन जो प्रोवाइड दे रखी है उसकी कंडीशन क्या है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इंपोर्टेंट नोट करने वाली बात है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या है कार्बोनिल, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है। नहीं देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल के अगले वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं। क्लियर है, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। यहाँ पर बात करूँ तो ये वाला कार्बोनिल, इस साइड तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस साइड क्या है आपके अल्फा हाइड्रोजन है, कितने 3। नहीं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। अब यही से इसका आंसर निकल कर आएगा। अगर मान लीजिए दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते तब तो रिएक्शन कौन सी हो जाती, कह नहीं चाह रहा। दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होते तब कौन सी हो जाती है, आपके एल्डोल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, ए के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है एसिटोफिनोन के पास, लेकिन बेंजीएल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या एब्सेंट है। और कंडीशन कौन सी दे रखी है, डाइल्यूट वाली दे रखी है, मीनिंग एल्डोल तो है लेकिन एल्डोल नॉर्मल वाला नहीं है। नॉर्मल तो कब होता है, जब दोनों के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना। और ये तो पता है कंसंट्रेट हो तब केनिजारो होती है, साथ में कंडीशन क्या चाहिए होती है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट है, मीनिंग किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, एल्डोल। लेकिन एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है एसिटोफिनोन के पास, लेकिन बेंजीएल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मीनिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्रॉस एल्डोल बनेगा।
प्योर एल्डोल नहीं होकर रिएक्शन कौन सी है, क्रॉस एल्डोल वाली है। तो आपको यही पूछा है ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपके एल्डोल कंडेंसेशन, ये रोंग हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। केनिजारो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केनिजारो के अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एसीटोपिनोन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये केनिजारो भी रोंग हो गए। क्रॉस केनिजारो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के पास क्या है, ए के पास अल्फा हाइड्रोजन, अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है तब कौन सा होता, क्रॉस केनिजारो होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 160। अब क्वेश्चन नंबर 160 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब देखो आपको ये ध्यान रखना, जब भी सेम सेम आ जाता है ना, वो वाला सॉल्यूशन कौन सा होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे आप यहाँ पर बात करते हो कि यहाँ पर देखो क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन और ब्रोमोमीथेन, तो ये वाला कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये वाला तो आइडियल है, दोनों सेम सेम ही तो है। नहीं, यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपके हाइड्रोकार्बन और क्लोरोब्रोमो डेरिवेटिव आ रहा है, ब्रोमोइथेन आ गया, यहाँ पर कौन सा आ गया, क्लोरोइथेन आ गया, मीनिंग कौन सा होगा, आइडियल। सेम टाइप से देखो बेंजीन और टोल्यून, दोनों के अंदर बेंजीन रिंग कॉमन है, तो यहाँ पर ये वाला भी कौन सा होगा, आपके आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल प्लस एसीटोन। इस क्लोरोफॉर्म का तो आप ध्यान ही रख लेना, ये हिंट होता है, जब भी क्लोरोफॉर्म किसी के साथ आता है ना, ये किसको कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके फॉर्मेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए ना किसी भी मिक्सचर के अंदर, तो वो आपको ऑलवेज ध्यान रखना कौन सा होता है, आपके नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जो राउल्ट का रूल है, इस राउल्ट रूल से कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो अब देखो सीधा सा आपको सीधी ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीकन हो रही है, कमजोर हो रही है, उस वाली कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस वाली कंडीशन में कौन सा होता है, नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल कौन सा बचा, ये दोनों तो आइडियल की होगी, ये वाला किसका हो गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म आती है कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है डेविएशन कौन सा होता है, नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। मीनिंग ये जो एसीटोन है और इथेनॉल, इथेनॉल का मीनिंग क्या हो गया, इथेनॉल का मीनिंग ये हो गया CH3CH2OH, और इसके साथ किसको मिक्स करें अपन, एसीटोन, एसीटोन का मीनिंग हो गया CH3C डबल बॉन्ड O देन CH3, ये क्या हो गया आपका एसीटोन हो गया। क्लियर है। तो ये एसीटोन क्या करता है, इसे एल्कोहल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या करता है, वीक कर देता है। जो यहाँ पर एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको जो एसीटोन का अपन मिक्स करेंगे तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है, वीकन कर देता है। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर वीकन हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर हो जाता है, तो वहां पर कौन सा डेविएशन होता है, ऑलवेज माइंड में ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आपके एसीटोन प्लस इथेनॉल, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब देखो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है नीट 2020 केमिस्ट्री के, उनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।